नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। नैनीताल से सबसे पहली खबर, जहां पर रामनगर में पालिका क्षेत्र से सटी हुई पूछड़ी बस्ती से अतिक्रमण हटाने को लेकर आज सुबह से ही प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है। यहां पर तराई पश्चिमी वन प्रभाग की जमीन की अवैध खरीद फरोख्त की शिकायत मिलने के बाद एसआईटी बनाई गई थी और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आज भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बीच जमीन से कब्जे हटाने की कार्रवाई की गई और 25 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर 52 से कच्चे पक्के बने मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार पिछले कुछ समय से लगातार सरकारी जमीन को कब्जे से हटाने को लेकर एक्शन में है और इसी के तहत अभी तक 10,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं अतिक्रमण का विरोध कर रहे 13 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रामनगर से खबर आ रही है, जहां पर पूछड़ी इलाके में अतिक्रमण पर एक्शन जारी है और प्रशासन अवैध 51 घरों को तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मीडिया को भी मौके पर जाने से रोका गया है। मीडिया कर्मियों को भवानीगंज में ही रोक दिया गया है। टोटल 170 लोगों को हमने बेदखली आदेश पारित किया था। उसमें से लगभग 40 लोग कोर्ट गए थे, माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश लेकर के आए थे और जो अवशेष थे उनको अब हमने बार बार जो कहा कि भाई इसको खाली करो, तो उसमें से लगभग 45-50 परिवार छोड़ करके चले गए अपने आप ही। तो अब इस समय जो बचे हुए 52 फैमिलीज हैं, जो 52 फैमिली हैं उनको हमने इस समय अतिक्रमण खाली कराया है। उसमें से लगभग 15 मकान तो पक्के थे उनके और कुछ अर्ध कच्चे और कुछ कच्चे थे, तो वो सब लगभग आज हो गया है। तो अब उसको बस अब ये कार्रवाई पूरी हो गई है। अब ये इसका जो मलबा वगैरह है उसको समेटने की कार्रवाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में भी आज सुबह बुलडोजर गरजा। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में खेड़ा मुस्लिम बस्ती से अवैध कब्जे को हटाया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार खेड़ा बस्ती की 9 एकड़ सरकारी जमीन में कई लोगों ने लंबे समय से कब्जा किया हुआ था। जमीन के दस्तावेजों की जांच के बाद आज सुबह यहां पर बुलडोजर चलाकर पूरा कब्जा हटा दिया गया। इस दौरान इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक के खननसू गांव में इलाके में एक शनिवार शाम को उत्तराखंड एसटीएफ की टीम के साथ वाइल्ड लाइफ और नशा तस्करों का एनकाउंटर हो गया, जिसमें एसटीएफ कांस्टेबल और एक स्थानीय को गोली लगी। मामले में पुलिस ने एसटीएफ टीम पर फायरिंग करने के आरोप में एक को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कल शाम को एसटीएफ को खबर मिली थी कि इलाके में कुछ लोग वन्य जीवों का शिकार कर उनके अंगों की तस्करी कर रहे हैं, जिनकी तलाश में एसटीएफ दबिश देने पहुंची और कुछ लोगों ने टीम पर फायर कर दिया। इस दौरान गोली लगने से एसटीएफ का एक कांस्टेबल बुरी तरह घायल हो गया, जबकि पुलिस टीम के साथ मौजूद एक स्थानीय व्यक्ति को भी गोली लगी। दोनों को ही हल्द्वानी के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बागेश्वर दौरे के दूसरे दिन आज सीएम धामी कपकोट पहुंचे। केदारेश्वर मैदान में सीएम ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। यहां पर उन्होंने स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और महिला स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों से संवाद कर लोकल प्रोडक्ट्स की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित भी किया है। यहाँ आने से पहले बागेश्वर जिले के विभिन्न हमारे सामाजिक संगठनों से, युवाओं से, वरिष्ठ नागरिकों से, पार्टी कार्यकर्ताओं से कल से मैं लगातार इस जनपद में सभी से मिलते हुए और विकास कार्यों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए आप सबके बीच में पहुंचा हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार बागेश्वर और कपकोट क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और आज आप सभी का जिस प्रकार से मैं आप सबकी ऊर्जा देख रहा हूं, आप सबका उत्साह देख रहा हूं और इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं गड़िया जी जितने पंडाल में लोग आए हैं उससे कहीं अधिक लोग पंडाल के आसपास भी हैं, कुछ छतों में भी हैं और ये उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ठीक दिशा में आगे बढ़ रही है।
ये सभी आप सभी का ये स्नेह और आशीर्वाद है जो मुझे निरंतर प्रदेश की सेवा करने का एक ऊर्जा प्रदान करने का काम आप सबके आशीर्वाद से हो रहा है। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज हम बागेश्वर जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल, खेल, कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई 108 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 42 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास आज हमने किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के बागेश्वर के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर आज सुबह मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान लोगों से मिलकर उनका हालचाल उन्होंने जाना, राज्य में चल रही सरकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। वहीं सीएम धामी खेल स्टेडियम में पहुंचे, वहां पर खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेलने के साथ साथ उनसे उन्होंने बातचीत भी की। इसके साथ ही सरयू नदी के तट पर पूजा कर नदी को जल चढ़ाया। तो खेल स्टेडियम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, तस्वीरें आप देख सकते हैं। खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन उन्होंने खेला। सीएम ने सरयू नदी की पूजा भी की है। बागेश्वर दौरे का उनका दूसरा दिन है। इस दौरान यहां पर सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए भी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और 3 तस्वीरें आप देखिए अब, जहां पर सीएम धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। सीएम धामी खेल स्टेडियम पहुंचे, खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेलने के साथ उनसे बातचीत की। इसके साथ ही सरयू नदी के तट पर पूजा कर नदी को जल चढ़ाया। बढ़ते आगे अगली खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर दौरे के दौरान ऐतिहासिक बागनाथ मंदिर में भी पूजा की है। मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव स्वरूप बाबा बागनाथ का पूजन किया। प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से संवाद किया। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, बाबा बागनाथ आस्था का प्रमुख केंद्र है। बागनाथ मंदिर धार्मिक पर्यटन का केंद्र है। सरकार ने बागनाथ मंदिर को मानसखंड मंदिर माला में जोड़ा है और इसके विकास के लिए मास्टर प्लान पर काम करेंगे। देखिए, बागेश्वर भगवान बागनाथ की भूमि है और इस भूमि का अपना बहुत पौराणिक महत्व है। मानसखंड से लेकर सभी हमारे ग्रंथों में, और माँ सरयू का तट भी है। यहाँ कौसानी जैसा हमारा विश्व प्रसिद्ध स्थान भी है। पिंडारी ग्लेशियर है। अनेक स्थान यहाँ पर हैं जहाँ धार्मिक क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत हमने यहाँ के बागनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों को भी लिया। आज प्रातःकाल में यहाँ के हमारे युवा खिलाड़ियों से भी मिला, बच्चों से भी मिला हूँ, उनके बीच में भी गया हूँ। और सरयू का अपना महत्व है। लोग यहाँ पर उत्तरायणी के पर्व के अवसर पर बहुत बड़ी मात्रा में विधि विधान से अपने बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार, अन्य धार्मिक काम करते हैं। उस दृष्टि से इस पूरे क्षेत्र का एक समग्र विकास हो, समग्र रूप से इसका मास्टर प्लान बने, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। बागेश्वर के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेमोग्राफी बदलाव पर बड़ा बयान दिया और कहा कि इस पर समझौता नहीं करेंगे। साथ ही सीएम ने बताया कि चुनाव आयोग के नियमों के तहत एसआईआर की तैयारी हो रही है ताकि मतदाता सूची से जुड़ी हुई शिकायतों का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य सरकार का प्रमुख अभियान है और अब तक 10,000 एकड़ भूमि मुक्त कराई जा चुकी है। धामी ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप और डेमोग्राफिक संतुलन से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा।
जो घुसपैठिए हैं उनका नाम वोटर लिस्टों में आ गया है, रोहिंग्या हैं उनके नाम आ गए हैं, और जिनके अलग अलग प्रकार के आपराधिक इतिहास रहे हैं, संदिग्ध रहे हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं इस तरह से करा गया। और हम तो उत्तराखंड का देवत्व किसी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। और हम पहले ही वेरिफिकेशन ड्राइव यहाँ पर चला रहे हैं। हम राशन कार्डों का, वोटर ID का, आधार कार्ड का, बिजली के कनेक्शनों का, सभी का हम सत्यापन कर रहे हैं। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना हमारा एक अभियान है। देवभूमि की बदलती डेमोग्राफी ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। नियमों को ताक पर रखकर निर्माणों ने पहाड़ की आबोहवा बदल दी, लेकिन अब भी कुमाऊं में ऐसे सभी मकान जांच के दायरे में हैं और इन पर ध्वस्तीकरण की तलवार अब लटक गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। न अनुमति न नक्शे पास, फिर भी ये मकान पहाड़ों पर ऐसे खड़े कर दिए गए जैसे नियमों का कोई मतलब ही ना हो। लेकिन अब कुमाऊं में ऐसे सभी मकानों की जांच तेज कर दी गई है। पहले चरण में 100 गज में बने इन मकानों की न सिर्फ जांच होगी, बल्कि रजिस्ट्री से लेकर बिजली पानी के कनेक्शन तक के लाभ पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। नैनीताल के साथ अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जैसे सभी प्लॉट और मकानों की जांच हो रही है जो मानकों के खिलाफ हैं और बिना अनुमति के ही बनाए गए। प्रशासन इन मकानों पर ध्वस्तीकरण तक की कार्रवाई की तैयारी में है। विशेषकर रामनगर के एरिया में भी इसको हम चेक करवा रहे हैं, हल्द्वानी के कुछ इलाकों में, और नैनीताल में भी ये जो छोटी रजिस्ट्रीज हैं, नैनीताल में तो आप जानते हैं सब डिवीजन पे वैसे ही बैन है, तो इनको कायदे से तो बिकना ही नहीं चाहिए था। और इस हमारे जो बायलॉज हैं उसमें सब डिवीजन बैंड हैं, ताकि जमीन टुकड़े टुकड़े करके बिके ही ना, जो शहर के लिए ठीक नहीं है। उसको चिन्हित करेंगे, उसमें चालानी कार्रवाई होगी, और अगर ये अवैध निर्माण पाए जाते हैं तो डिमोलिशंस पे। पिछले 15 सालों में उधम सिंह नगर से लेकर पिथौरागढ़ तक देवभूमि का माहौल बदल गया। बाहरी राज्यों से आकर नैनीताल जैसे VIP शहर में ग्रीन जोन से लेकर खतरे वाले स्थानों पर छोटे छोटे भूखंडों में निर्माण कर दिया गया। जो इस तरीके से बाहर से माइग्रेट होके यहाँ बस गए हैं, अवैध रूप से बसे, उनको टारगेट करके सख्ती से और बिल्कुल क्लीन तरीके से जांच होगी, तो निश्चित ही बहुत बड़ा खुलासा हम सबके सामने आएगा। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 10 सालों के दस्तावेज खंगालने के आदेश के बाद प्रशासन एक्टिव है, लेकिन अगर इन मकानों की जांच सही से हुई तो नैनीताल जैसे जिले से कई लोगों का बोरिया बिस्तरा बनना भी तय है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हरक सिंह रावत के सिख समाज पर आपत्तिजनक शब्द के मामले में कांग्रेस में भी बवाल मचा हुआ है और इसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हरक सिंह रावत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रंधावा ने कांग्रेस हाईकमान से हरक सिंह के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, देहरादून में वकीलों के प्रदर्शन में पहुंचे हुए हरक सिंह रावत ने सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे थे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अपने विवादित बोल के लिए हरक सिंह रावत ने सिख समाज से माफी मांगी है। दरअसल शनिवार देर शाम को हरक बार एसोसिएशन के पास पहुंचे और सिख समाज के लोगों से माफी मांगी है। इस दौरान हरक ने कहा कि पुराने सहयोगी को देखकर मुंह से निकल गया था। हरक सिंह रावत प्रकरण के बाद उत्तराखंड कांग्रेस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। पार्टी ने प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्टों की अलग अलग दिशा में जाने वाली बयानबाजी पर सख्त रोक लगाने का निर्णय लिया है। नए निर्देशों के अनुसार अब कोई भी प्रवक्ता प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के बिना न तो कोई बयान जारी करेगा, न ही मीडिया में अपनी व्यक्तिगत राय रख सकेगा। साथ ही पार्टी ने यह भी साफ कर दिया कि मीडिया से बातचीत के लिए सिर्फ आधिकारिक कांग्रेस व्हाट्सएप ग्रुप का ही उपयोग किया जाएगा। पार्टी के भीतर लंबे समय से ये शिकायत उठती रही है कि कई प्रवक्ता अपनी मर्जी से बयान जारी करते हैं, जिससे पार्टी की छवि प्रभावित होती है। ताज़ा मामले के बाद नेतृत्व ने इस मामले पर लगाम लगाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कोटद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम योगी का आज दोपहर में 2:30 बजे कोटद्वार पहुंचेंगे और अपनी बड़ी बहन के घर पर जाएंगे।
आपको बता दें, बहन के पति का निधन हो गया था। इसके साथ ही सीएम योगी सिद्धबली बाबा के दर्शन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कोटद्वार पहुंचेंगे। खास बात रहेगी कि वो सिद्धबली वार्षिक अनुष्ठान जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी वो पहुंचेंगे और यहाँ पर जो तैयारियां हैं पुलिस की ओर से, तमाम जो तैयारियां हैं कह दी गई है। फिलहाल जो श्रद्धालु हैं वो इस समय दर्शन कर रहे हैं, तो तमाम जो भीड़ है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय सिद्धबली धाम में पहुँचे हैं। 3 दिवसीय ये अनुष्ठान रहने वाला है और आज इसका अंतिम दिन है, रविवार का दिन है और बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं। और आज का खास मौका भी है जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अनुष्ठान में पहुंचेंगे। पूजा पाठ जो जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो सिद्धबली बाबा के दर्शन करेंगे, पूजा पाठ यहाँ पे करेंगे। तो कहा जा सकता है एक बड़ा दिन यहाँ पे होने वाला है। इसी तरीके से जो उनका कार्यक्रम है वो यहाँ पे रहेगा। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। यूपी पुलिस हो, एसपीजी हो या तमाम जो पुलिस के, उत्तराखंड पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे तैनाती उनकी कर दी गई है। तो लगभग 2:30 बजे के करीब वो दोपहर में यहाँ पर पहुँचेंगे। लगभग 10 से 15 मिनट का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। उसमें सबसे बड़ी खास बात रहेगी पूजा पाठ वो यहाँ पर करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि सिद्धबली धाम से उनका पुराना नाता रहा है। जब वो कॉलेज में कोटद्वार में पढ़ा करते थे वो तो हर दिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते थे और आज एक बार फिर से वो दर्शन करने के लिए कोटद्वार के सिद्धबली बाबा में दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 कोटद्वार। उत्तराखंड विधानसभा की बैकडोर भर्तियों के मामले में नियम विरुद्ध बताकर 250 कर्मचारियों को बाहर किया गया था, जो कि अब उत्तराखंड में 2027 में होने वाले चुनावी अखाड़े का मुद्दा बन गया है। मामले को लेकर कांग्रेस कह रही है कि 2027 में सरकार आते ही सबको वापस नौकरी में लिया जाएगा। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस के इस वादे को खुले आंखों का सपना और चुनावी जुमलों की जलेबी बता रही है। उन बेचारों क्या गलती है? जो बेरोजगार होता है वो तो कोशिश करता है कि एग्जाम देता है, एग्जाम हो नहीं रहा, उत्तराखंड में पेपर लीक हो जा रहा है, तो बेचारा कोशिश तो करेगा ना बेरोजगार आदमी। पहले फौज में भर्ती हुआ था, वहाँ भी आपने अग्निवीर कर दिया, तो कहाँ जाएगा उत्तराखंड का आदमी जो बेरोजगार है? उसको देश में नौकरी, सेना में नौकरी मिल नहीं रही, प्रदेश में पेपर लीक हो जा रहा है, क्या करेगा भाई? हमारा काम, हमारे उत्तराखंड के लोगों का काम केवल होटलों में नौकरी करना रह गया क्या? कांग्रेस सत्ता में आने का केवल सपना मात्र देख रही है और हरक सिंह रावत जी जिस बात को बोलते हैं उसमें ना तो जनता विश्वास करती है और ना किसी प्रकार की उनकी बात में कोई तथ्य होता है। बिना तथ्यों के बोलने का उनका एक नेचर बन गया है और यही कारण है कि हंसी के पात्र हो रहे हैं। चारधाम के कपाट बंद होते ही उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा अपने चरम पर है। धार्मिक परंपरा, आस्था और पर्यटन का संगम इस यात्रा को खास बना रहा है। इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ सुरक्षा व्यवस्थाएं पहले से ज्यादा मजबूत हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है, लेकिन ये सिर्फ 6 महीने तक चलती है। अब सरकार ने शीतकालीन गद्दी स्थलों को भी यात्रा में शामिल करने की कवायद शुरू की है, ताकि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन पूरे साल चलता रहे। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष का कहना है कि शीतकालीन व्यवस्था के साथ उत्तराखंड की ये परंपरा प्रदेश की रीढ़ बनेगी। इससे स्थानीय लोगों को 12 महीने रोजगार मिलेगा। तो वो परंपरा शिथिल हो रही थी, तो हमने सोचा कि फिर से उसको मजबूत बनाने की आवश्यकता है और इसीलिए हमने ये यात्रा फिर से आरंभ की। ये भगवान की कृपा है कि तीसरा वर्ष इस बार हम लोगों के सामने है और ये तीसरे वर्ष की शीतकालीन यात्रा हम लोग इस समय कर रहे हैं। ग्रीष्मकालीन कपाट मंगलम के बाद जो शीतकालीन यात्रा जो है कि प्रारंभ हो चुकी है। लगभग 7000 तीर्थयात्रियों ने इस समय यमुनोत्री, गंगोत्री, श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ में भगवान के दर्शन किए हैं। 25 नवंबर को जो है कि अंतिम श्री बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हुए थे और उनकी शीतकालीन गद्दी पांडुकेश्वर और शंकराचार्य जी की गद्दी जोशीमठ में विराजमान है। बाबा केदार जो है कि ऊखीमठ में जो शीतकालीन गद्दी स्थान है वहां पर जो है कि विराजमान है। बीते 2 सप्ताह से शुरू हुई शीतकालीन यात्रा में अब तक करीब 7000 श्रद्धालु चारों गद्दी स्थलों पर पहुंचे हैं। गंगोत्री धाम के मुखबा, यमुनोत्री के खरसाली, केदारनाथ के ऊखीमठ और बद्रीनाथ के जोशीमठ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है।
जिसके बाद सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। अभी हमारी ग्रीष्म चारधाम यात्रा अभी उनका समापन हो गया है और उसी दिन से हमारी जो शीतकालीन यात्रा जो है चार धामों की, शिव धामों की, वो शुरू हो गई है और अब तक लगभग 7,000 तीर्थालुओं ने धामों में दर्शन किए हैं। जो धाम आपके जो मुखवा, खरसाली, जो माँ यमुनोत्री की शीतकालीन गद्दी है, जोशी मठ और उखी मठ, वहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। शीतकालीन यात्रा अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि उत्तराखंड के लिए नई आर्थिक धुरी बनती जा रही है। परंपरा और पर्यटन के साथ देवभूमि अब 12 महीने की धार्मिक पर्यटन का भी केंद्र बनने लगा है और इस बार शीतकालीन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में पहले से ज्यादा उत्साह है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून की संडे मार्केट लोगों के लिए आफत बन गई है। मार्केट की वजह से आसपास के एरिया में जबरदस्त जाम लगता है और उसकी बड़ी वजह है पार्किंग की व्यवस्था ना हो पाना। लोग जहां मर्जी जाएं वहां पर जाकर ही गाड़ी खड़ा कर देते हैं। वहीं दर्शन लाल चौक से लेकर लैंसडाउन चौक तक लोगों की गाड़ियां पार्क हैं, जिसकी वजह से बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इसका मतलब संडे ही बंद कर दो या पार्किंग की व्यवस्था करो, दोनों में से एक चीज करो। यहाँ जो हो रहा है देखो, अभी पुलिस वाला जस्ट उठा के ले गया मेरे सामने, इतने देर में इतनी गाड़ियां लग गई। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में गुलदार का आतंक नहीं थम रहा है। ताजा सीसीटीवी फुटेज अल्मोड़ा के रानी धारा का है। एक गुलदार बाकायदा गलियों से घूमते हुए एक मकान की सीढ़ियों पर चढ़कर घर की ओर बढ़ता दिखा। ये घटना इसी हफ्ते की है, जब रात में मकान मालिक सोए थे। बाद में जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उनके होश उड़ गए। घटना के बारे में वन विभाग को सूचित कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में भी गुलदार के आतंक की वजह से लोग परेशान हैं। कल देर रात भी डांग गांव जाने वाली सड़क पर एक साथ ही 2 गुलदार दिखाई दिए। सड़क के किनारे टहलते हुए लोगों में दहशत का माहौल है। इलाके के लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की। सर्दियों की गुनगुनी धूप के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत ने शनिवार को माल्टा पार्टी के बहाने कांग्रेस वर्कर्स को बुलाया और विधानसभा चुनाव की आहट के बीच वर्कर्स और नेताओं ने माल्टे खाने के साथ चुनावी चर्चा भी की। देखिए, रायता ककड़ी काफल पार्टी की सीरीज में शनिवार को कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने राजधानी में मध्य हिमालय में उगने वाले फल माल्टा की पार्टी दी। बात माल्टा और पहाड़ी नींबू के प्रमोशन की हुई। इस तरह के इवेंट कराने में आगे रहने वाले हरीश रावत के मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख हरक सिंह रावत समेत कई कांग्रेस नेता दिखे। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने खूब तालियां बजाई। कई टिकट के दावेदार भी इर्द गिर्द घूमते नजर आए। न्यूज़ 18 के सवाल पर हरीश रावत ने माना, इवेंट पॉलिटिकल है और सिर्फ माल्टा में ही नहीं कांग्रेस नेताओं में भी जूस है। मैं कोई सन्यासी तो हूँ नहीं, तो सन्यासी जब पॉलिटिकल मैसेज देते हैं आजकल, तो मैं तो गृहस्थ आदमी हूँ। मैं तो और चलता फिरता जो है 59 साल से कांग्रेसी हूँ। 59वां वर्ष है, तो मैं जहाँ भी जाऊँगा, जब भी करूँगा, कांग्रेस का भी मैसेज जाएगा, राजनीति का भी मैसेज जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उत्तराखंड का भी मैसेज जाएगा, गरीब का भी मैसेज जाएगा, प्रकृति और पर्यावरण का भी, परिवेश का भी मैसेज जाएगा। हाथों हाथ 14 जनवरी को दिल्ली में होने जा रही पार्टी रैली में आने के लिए वर्कर्स का आह्वान किया गया। कार्यकर्ताओं को इंगेज रखने के लिए सबसे ज्यादा माल्टे खाने वालों को कैश प्राइज दिया गया। पिछले 2 चुनाव में लगातार हार देख चुके कांग्रेस वर्कर्स कहते हैं कि उम्मीद है कुछ बदलेगा। बहुत फर्क पड़ा है और बहुत वर्कर फिर से रिचार्ज हो गए, दोबारा चुनाव में कूदने के लिए तैयार है। और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कार्यकर्ता बहुत मन से एक दूसरे से मिलते हैं और जो हमारे पहाड़ के वस्तुएं जिनका कि उत्पाद भारी मात्रा में होता है मगर उनको कोई मार्केट नहीं है, इस तरह से उनको मार्केटिंग भी मिलेगी। और रावत जी ने पहले भी इसमें बहुत काम किया है और भविष्य में भी बहुत काम करेंगे। और हरीश रावत की पार्टी में कोई नेता गुड़ लेकर आया तो कोई अमरूद। जब बड़े नेता भाषण देने में व्यस्त थे तब कई कार्यकर्ता नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और परिवारवाद को लेकर चाय और माल्टा की चुस्की के बीच डिस्कशन में लग रहे थे।
सत्येंद्र बरथवाल के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 देहरादून।